हाँ भाई, व्हाट इज आईटी? देखो, आईटी क्या है हमारे पास? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल हैं और वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प कर रही हैं, वो सारी की सारी आईटी में आएंगी। पहले ये समझा जाता था कि आईटी का मतलब ये है कि कंप्यूटर आ जाएंगे। नहीं, कंप्यूटर्स भी इसका पार्ट हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं और वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में हमारी हेल्प कर रही हैं, वो सारी की सारी आईटी में आ जाएंगी। मसलन जैसे आप रिसेंट सिचुएशंस देख रहे हैं हमारे पास, तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के जरिए तमाम डेटा अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तमाम लोगों की लोकेशंस आ रही होती हैं, इमेजेस आ रही होती हैं। इमेजेस को वो क्या करते हैं, वो एक्सेस में कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे होंगे। तो वो क्या है, ये भी तो आईटी ही है। उन्होंने इमेजेस के थ्रू उसको डेटा में कन्वर्ट किया और ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो रही है, तो ये क्या है, आईटी है। तो हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हैं, वो सब के सब आईटी में आएगी। ठीक है। अब आती है बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस का मतलब होता है कि एनी एक्टिविटी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। याद रखो, ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो वो बिजनेस है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो वो बिजनेस में काउंट नहीं होगा। ठीक है। वापस से, कौन सा हमारे पास प्रॉफिट है? सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसको इस तरह समझ लो, हमारे पास रमजान आते हैं, वही चीजें उनकी प्राइस एकदम से बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। अब अगर डिमांड बढ़ गई है तो हमने क्या किया, प्राइसेस बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं तो क्या बन गया, ये बिजनेस बन गया है। और अगर आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर वो बिजनेस नहीं है या रैशनल बिजनेस नहीं है। ठीक है। अब जब हम आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मसलन हमारे पास जो इसके आईटी के पार्ट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास कहलाता है पीपल, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और कनेक्टिविटी। ठीक है। पीपल, पीपल वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। पीपल का मतलब वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। मगर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना कैसे है, इसके रूल्स रेगुलेशन, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, ये सब क्या है, हमारे पास प्रोसीजर्स में आ जाएंगे। पीपल कौन? वो लोग ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। प्रोसीजर, किस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो उसका मैनुअल। ठीक है। अब कोई भी चीज को आपको इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी हमेशा हार्ड फॉर्म में होती है, कोई सॉफ्ट फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। जितनी भी सॉफ्ट फॉर्म में है उन सब के लिए भी हार्ड फॉर्म होना लाजमी है। अगर आप वर्चुअल की बात करते हो तो वर्चुअल भी क्रिएट किसी न किसी हार्डवेयर के थ्रू किया जाता है। तो हार्डवेयर होना जरूरी है। बट इस हार्डवेयर से इंटरेक्ट कैसे करना है? हार्डवेयर का मतलब मशीन है। इस मशीन से इंटरेक्ट कैसे करना है, हम इसको इनपुट कैसे देंगे, आउटपुट कैसे लेंगे, प्रोसेस कैसे करेगा, वो सब हम कर रहे होते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? वो जो चीज हमें नजर आ रही है फिजिकली, वो हार्डवेयर है। बट बैक एंड पे जो अंदर ही अंदर उसके प्रोसेस कर रही है, वो जो काम काम कर रही है, वो सब क्या है, उसका सॉफ्टवेयर है जो उसको चला रही है। ठीक है। तो पीपल वो लोग जो इस्तेमाल करेंगे, किसको इस्तेमाल करेंगे, हार्डवेयर को इस्तेमाल करेंगे। मगर कैसे इस्तेमाल करना है, उसके कोई मैनुअल होना चाहिए, कोई प्रोसीजर है। तो तमाम चीजें हमारे पास प्रोसीजर में आ गई। उसके बाद ये हार्डवेयर कैसे कंट्रोलर होगा, थ्रू सॉफ्टवेयर हो रहा होगा। ठीक है भाई, सब हो गया। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा डेटा। डेटा क्या होता है, हमारे पास रॉ फैक्ट्स फिगर्स होती हैं। उसको फिर हम क्या करते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं और अपने हिसाब से हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ये तमाम चीजें तो हो गई, मगर जब तक इन सब में आपस में कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फायदा नहीं। कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अपने सिस्टम पे तो मौजूद है, मगर आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते। अगर शेयर नहीं कर सकते तो फिर क्या वो आपके पास आईटी बना? फायदा ही नहीं है, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। ठीक है। तो शेयरिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कनेक्टिविटी चाहिए होगा। कि भाई कनेक्ट कैसे कर रहा है। हम डेटा जो है थ्रू वाईफाई के थ्रू कर रहे होते हैं, हमारे पास लैन के थ्रू कर रहे होते हैं, हम यूएसबी के थ्रू कर रहे होते हैं। मतलब आप कोई ना कोई ऐसा कोई प्रोसीजर होना चाहिए जिसके जरिए आप डेटा से डेटा शेयरिंग कर रहे हो।
ठीक है। ये क्या है, हमारे पास लोग हैं जो इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है, वो प्रोसीजर्स है, किस तरह से होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सॉफ्टवेयर हैं जिसको ऑपरेट करेगा। ये हमारे पास हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसमें ये क्या करेगा, ये कुछ काम कर रहा होगा, ये सारे क्या हमारे पास डेटा है। और ये तमाम चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक होंगी एक दूसरे से। तो ये क्या आ गया, हमारे पास कनेक्टिविटी आ गई है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर हम आते हैं आगे। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये हमारे पास जो कांटेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि वन ऑन वन डायरेक्टली, जिसको हम कहते हैं पी टू पी, एक से दूसरे को डायरेक्टली शेयर कर दिया। और इनडायरेक्ट क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट चैनल से गुजरता हुआ फिर वो हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, लेट सपोज के वेबसाइट है पाकिस्तान की, ठीक है, और जो यूजर बैठा हुआ है या क्लाइंट बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है अमेरिका में। अब वो डायरेक्टली पाकिस्तान से कैसे कनेक्ट होगा? अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है थ्रू वीपीएन। देखो वीपीएन क्या होता है, मुझे बताओ, व्हाट इज वीपीएन? सर नहीं पता। नहीं पता? किसको पता है? यूज भी नहीं किया कभी? शायद नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। नाम पहली बार सुन रहे हो वीपीएन का? गुड। देखो वीपीएन क्या होता है, वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, लेट सपोज के कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में पाबंदी लग गई थी कि यूट्यूब नहीं चलेगा, फेसबुक पे पाबंदी लग गई थी, सोशल मीडिया पे लग गई थी। ठीक है, लोगों ने क्या किया, वीपीएन यूज करना शुरू कर दिया और वो थ्रू वीपीएन चल रहा था। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो नहीं चल रही होती, बैन है। मसलन अगर आप चाइना की वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पे नहीं चलेगी क्योंकि चाइना में बैन किया हुआ है। कोरिया अगर आप जाते हो नॉर्थ कोरिया पे, तो उसने बैन की हुई है। रशिया की बहुत सी वेबसाइट्स हैं दूसरी, उसने बैन की हुई है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो अगर आपको उनको एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीपीएन बेसिकली होता क्या है? वीपीएन ये हो रहा होता है कि आपको बाईपास कर देता है। देखो, इंटरनेट क्या होता है, मल्टीपल नोड्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। सुनो, इसको इस तरह से देखते हैं हम। लेट्स सपोज हम, क्या आपने सुना होगा WWW? ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है? इसको इससे समझ लो कि फर्ज करो ये एक मकड़ी का जाला है। ठीक है, तो पहले ये होता था कि आपके पास नोड्स होती थी। लेट सपोज एक ये नोड है, इससे ये अलग अलग नोड निकल लेंगे। एक ये नोड है, इससे ये अलग अलग नोड्स निकल लेंगे। अब इसी में से ये और नोड्स निकल लेंगे। ठीक है, अगर किसी भी वजह से ये बीच वाली, फर्ज कर लो कि ये बीच वाली नोड कट जाती है, ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कम्युनिकेशन कैसे होगी? बीच की नोड कटी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होना शुरू हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर ब्रेक कर दी तो अब ऑर्डर्स पास ऑन नहीं हो सकते, स्ट्रेटेजी पास ऑन नहीं हो सकती। तो उसके बाद यूएस नेवी ने जो है एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको उन्होंने नाम दिया था वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया कि इन केस अगर कोई नोड ब्रेक हो भी जाती है तो, और यहां से यहां जाना है, तो क्या करेगा, वो ये रास्ता लेगा, यहाँ से वो यहाँ आएगा और यहाँ से वो वापस यहाँ पहुंच जाएगा।
तो इन केस अगर कोई नोड टूट भी जाती है या डिस्टर्ब भी हो जाती है तो भी कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि हमारे पास क्या होगा, कि कम्युनिकेशन हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए इन आइदर केस। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास इस वक्त जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन चल रही है वो ऐसे ही चल रही है, वो डिफरेंट नोड से कनेक्ट होते 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 जहां पे वो सर्वर होता है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। बंदा बैठा है पाकिस्तान के अंदर और वो एक्सेस कर रहा है अमेरिका के अंदर। ठीक है। तो बीच में बहुत सारी नोड्स लगी हुई हैं। अगर कोई गवर्नमेंट या कोई भी बीच में इदारा जो है पीटीए हो गया, वो बैन लगा देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है डायरेक्टली वहां एक्सेस तक, तो फिर आप वहां तक एक्सेस कर ही नहीं सकते हो, सर। पॉसिबल नहीं होगा। लेट सपोज पीटीए पाबंदी लगा देती है आपके कि आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फेसबुक या नहीं चला सकते आप क्या करोगे? आप जितना भी इंटरनेट है वो पाकिस्तान से ले रहे हो। ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, वीपीएन होता है, आप वीपीएन से कनेक्ट करते हो। वीपीएन क्या कर रहा होता है, ऑल्टरनेट राउटिंग कर रहा होता है। वो क्या करेगा, वो किसी और चैनल के थ्रू घुमाता हुआ लेके चला जाएगा। ठीक है। ये तो वो है जो हम मोस्ट कॉमनली करते हैं, बट जो वीपीएन बेसिकली बना था, वो बना था सिक्योरिटी पर्पस के लिए, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेशन करने के लिए, ताकि बीच में कम्युनिकेशन लीक ना हो। ठीक है। इसके लिए हम वीपीएन यूज कर रहे होते हैं। तो जब आप डायरेक्टली एक से दूसरे के पास कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो वो कहलाता है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप क्या कर रहे होते हो, घुमा के आप मल्टीपल चैनल के थ्रू जा रहे होते हो तो कहलाता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्लियर है? जी सर। सर पर एक क्वेश्चन है, हम्म। ये इलीगल नहीं होगा यूज करना? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि ये लीगल है या इलीगल है। देखो, ये डिपेंड करता है। डिपेंड इस तरह से करता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो वो बाकायदा परचेज करते हैं वीपीएन। इस वक्त पीटीए ने भी पाबंदी लगाई हुई है कि अब कोई वीपीएन यूज नहीं कर सकता, सिवाय उनके जिन्होंने अपना वीपीएन रजिस्टर्ड किया हुआ है पीटीए के पास। तो ये अलाउड है, मगर अंडर सर्टेन कंडीशंस। पहले बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं थी। बहुत सारे फ्री वीपीएन भी थे जो आपकी इंफॉर्मेशन भी ट्रैक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट उसको कंट्रोल करने के लिए अब पीटी ने क्या कर दिया है कि भाई वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो अलाउ करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं, और अगर अलाउ नहीं करेंगे तो आप यूज नहीं कर सकते। थैंक यू ओके। सर। ठीक है। तो बहुत सी जगह पे वीपीएन अलाउ नहीं है और बहुत सी जगह पे अलाउड भी है। ठीक है। खैर, बहुत से लोग कहते हैं कि वीपीएन होना ही नहीं चाहिए, सारा एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन फ्री होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड। तो खैर, अलग अलग ओपिनियन है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? आपने बिजनेस में कर रहे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे होते हैं आप, मूवीज देख रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं। ठीक है। एजुकेशन के लिए कर सकते हैं आप। अब फिर आप अपने जो है वो मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, रिसर्च के लिए आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जगह जगह यूज हो रहे हैं इसके। अच्छा, फिर बात करते हैं वापस से सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास कंप्यूटर को चलाने के लिए? अब कंप्यूटर चलाने के लिए दो तरह के हमारे पास हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास? देखो, हार्डवेयर तो है, हार्डवेयर को स्टार्ट कैसे करना है, उसके अंदर की रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज करना है, उसके अंदर जो चीजें हैंगी उनको किस तरह से कनेक्ट करना है, ये सब करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। वापस, हार्डवेयर मौजूद है, हार्डवेयर के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद है, बट उन सबको आपस में कनेक्ट कैसा है, इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आनी है, कहाँ देनी है, बेसिकली हार्डवेयर से रिलेटेड जो कंट्रोलिंग होती है सॉफ्टवेयर की, वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हमारे पास हमारे टास्क परफॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशंस बनाई गई होती हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जाके चलेंगी, वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मसलन अगर हम बात करें विंडोज की, तो विंडोज क्या है हमारे पास, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कि हार्डवेयर को ऑपरेट कैसे करना है, किस तरह चलाना है, वो सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
अब विंडोज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम जूम यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई हैं। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो जो हार्डवेयर की कंट्रोलिंग के लिए है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वो जो हमारे पास टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। फिर वही आ गया हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बेसिक या जनरल पर्पस, और एक होता है स्पेशल पर्पस। ठीक है। बेसिक या जनरल पर्पस वो होता है जो हमारे पास जनरली कॉमनली यूज कर रहे होते हैं। मसलन हमारे पास वेब ब्राउजर्स हो गए, जिसे आप क्रोम यूज कर रहे होते हैं, या हमारे पास एम एस वर्ड हो गया, या पावर पॉइंट हो गया, या पीडीएफ हो गया। ये जनरली यूज हो रहा है। मगर अगर हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, मसलन जैसे हमारे पास आ गया कि आपको एडिटिंग करनी है, ग्राफिक एडिटिंग करनी है, उसके लिए क्या यूज होगा हमारे पास, फोटोशॉप यूज हो रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, तो इसके लिए स्पेसिफिक जो टूल्स है, इसको ऐसा समझ लो, अभी हमने पावर पॉइंट के ऊपर एक इमेज को एडिट करना देखा था, कि बैकग्राउंड को रिमूव करना। ठीक है। हो तो रहा था, बेसिक लेवल का हो रहा था, उसके अंदर उसके स्पेशलाइज्ड टूल्स नहीं है। स्पेशलाइज्ड टूल्स कहाँ मिलेंगे, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो जो जनरल पर्पस होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शनैलिटी होते हैं, मगर इन डेप्थ नहीं होते। और जो हमारे पास स्पेशल पर्पस होता है वो होता ही उसी एक काम के लिए है, और उसमें सिर्फ उसी से ही रिलेटेड आपके पास बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। मसलन आपने यूज किया है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के अंदर आपने एक चीज देखी थी, वो थी इक्वेशन एडिटर। ठीक है। अच्छा भाई, एम एस वर्ड क्या है, एक जनरल पर्पस हमारे पास एप्लीकेशन है। इसी की एक और चीज आती है, वो कहलाता है मैथ टाइप। मैथ टाइप बेसिकली वो आया ही इक्वेशन एडिटर के लिए है, इक्वेशंस के लिए। और उसमें डिटेल किस्म के हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल उसमें ऑपरेटर्स हैं और मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, जो इसी के लिए हैं कि आपके पास वर्ड बेसिक टाइप की दे रहा है, बट उसमें स्पेशलाइज किस्म की जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है मैथ टाइप। ठीक है। तो वो क्या बन गया, वो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन बन गई है, जो सिर्फ एक ही काम कर रही है। और बेसिक या जनरल पर्पस वो मल्टीपल काम कर रही होती है एक ही चीज के अंदर। कोई कंफ्यूजन अभी तक, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकली अवेलेबल हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, हमारे पास हार्डवेयर है। ठीक है। अब हार्डवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक रहता है इनपुट और एक रहता है आउटपुट। आउटपुट वो होता है जो हमें रिटर्न दिखा रहा होता है। अब वो चाहे हमारे पास मॉनिटर हो, हमारे पास जो है वो स्पीकर्स हों, साउंड आ रहा है हमारे पास। ठीक है। या हमारे पास प्रोजेक्टर हो, ये क्या है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सी है, जिसके थ्रू हम डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं या कमांड दे रहे होते हैं। मसलन कीबोर्ड आ गया हमारे पास, माउस आ गया हमारे पास, या हमारे पास जो वो होता है डिजिटल पेन वगैरह होते हैं, वो आ गए हमारे पास। ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, कोई सवाल? नो ठीक है, तो फिर मैं एक सवाल करता हूँ। मुझे कोई ऐसी डिवाइस बताओ जो इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो। सर, प्रिंटर। प्रिंटर इनपुट भी है, इनपुट लेता है तुमसे? यस प्रिंटर इनपुट लेता सर, है? हम उसको अंदर, सर हम प्रिंटर के अंदर अगर हम वो करें, क्या बोलते हैं, पेज रखें तो वो प्रिंट करके हमारे अच्छा, जो अपना पीसी है मॉनिटर देखो, नहीं करता क्या? इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, हम डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, डेटा दे रहे होते हैं, उसके थ्रू हाँ कमांड दे तो रहे होते सर, हैं। फिर से तुम कमांड दोगे? नहीं कमांड नहीं देंगे, लेकिन हम सही है, समझ गया। समझ गए? ऐसी डिवाइस बताओ जो यस। इनपुट भी और आउटपुट भी हो। इनपुट। ठीक है, चलो सोच के रखना, हम ये क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की। ठीक है, अब कंप्यूटर हमारे पास कितनी तरह के होते हैं? कंप्यूटर हमारे पास बेसिकली चार तरह के होते हैं। एक कहलाता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर वो होता है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, मसलन जैसे नासा इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त सुपर कंप्यूटर है, तो इस तरह से चाइना में सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन के लिए ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिसमें एक नॉर्मल कंप्यूटर जो है उसको हजारों सालों लग जाएंगी कंप्यूट करने के लिए। तो बहुत हैवी इसमें कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। अभी जो सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। चाइना का क्लेम है कि उसने बना लिए हैं, बट अभी तक कोई सक्सेसफुल इसमें 100% नहीं हो पाया है। बट अगर क्वांटम कंप्यूटर्स बन जाते हैं तो वो क्या करेगा, वो सुपर कंप्यूटर की भी हमारे पास एक नई टाइप आ जाएगी, और वो सुपर कंप्यूटर का ही काम बहुत कर रहा होगा, बहुत तेजी में कर रहा होगा। तो जिस काम को सुपर कंप्यूटर में भी बहुत टाइम लगेगा उसको बहुत जल्दी कर लेगा। ठीक है, मसलन तुम इसको इस तरह समझो कि आपको एक वैक्सीन बनानी है। कोविड के अंदर कोविड आ गया, वैक्सीन बनानी है। अब वो वैक्सीन कैसे बनेगी? बेसिकली होता क्या है, आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं दवाइयों के। ठीक है, और वो ये देख रहा होता है कि आगे जाके इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे। इन शॉर्ट समझ लो कि आपके पास एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन है। पता है ना कॉम्बिनेशन परमुटेशन क्या होते हैं स्टेट्स में? पढ़ के आए ना स्टेट्स तो? पढ़ी या नहीं पढ़ी? क्या चीज सर? कॉम्बिनेशन और परमुटेशन स्टैटिस्टिक्स ये में कौन है? है। एंटर किया और था? स्टैटिस्टिक्स? सर मैंने ये नहीं पढ़ी जो आप बोल रहे हैं। चलो इंशाल्लाह आगे आगे पढ़ोगे। तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में ये कॉम्बिनेशन होते हैं, तो मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं है, या एक आम सिस्टम से करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास बहुत हैवी कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, जिसको कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी काफी बड़ा होता है साइज में, बट सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। ठीक है, मेन फ्रेम ये होता है जब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, तो उसके लिए मसलन कि लेट सपोज कि पाकिस्तान जो आपके पास एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे जितनी भी फ्लाइट्स आएंगी जाएंगी, जितना भी डेटा है, अगर हम उस एयरपोर्ट का सारा डेटा ले लें, ट्रेन का सारा सिस्टम ले लें, स्टॉक मार्केट का सारा सिस्टम ले लें, और उन सबको इंटीग्रेट कर लें, या आप इस तरह समझ लो कि नादरा का डेटा हो गया हमारे पास। नादरा का डेटा हमारे पास बहुत सारी जगह पे लिंक्ड अप हुआ हुआ है। ठीक है, तो इतने ज्यादा डेटा स्टोरेज और इतना ज्यादा डेटा प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक बड़ा कंप्यूटर चाहिए होगा जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो एक डिफरेंस याद रखो मेन फ्रेम में और सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर बेसिकली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए है। किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडलिंग के लिए है। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास डेटा बहुत सारा होता है, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, जगहों से आ रहा होता है, शेयर करना होता है उनको। मगर सुपर कंप्यूटर क्या कर रहा होता है? डेटा हो सकता है मगर छोटा हो, मगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये फर्क है। तो सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और मेन फ्रेम के अंदर जो इसकी स्पीड होती है, प्रोसेसिंग स्पीड, जो डेटा हैंडलिंग स्पीड होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस हैं। सुपर कंप्यूटर इंतहाई कॉस्टली होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इंडिया के पास भी आई थिंक वो प्लान कर रहा था एक सुपर कंप्यूटर परचेज करने का। आई डोंट नो वो उसने परचेज किया या अभी तक नहीं। ठीक है, तो सब सुपर कंप्यूटर इतना है, मुश्किल होता है, इतना महंगा होता है कि पूरी पूरी इकोनॉमीज उसको परचेज नहीं कर पाती। ठीक है, शायद अमेरिका के पास आई थिंक 8 सुपर कंप्यूटर हैं, चाइना के पास शायद 3 सुपर कंप्यूटर हैं। तो ये इतने कॉस्टली होते हैं। खैर, कोई कंफ्यूजन सुपर कंप्यूटर में और मेन फ्रेम कंप्यूटर में? नो सर। अच्छा, फिर आता है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है हमारे पास? ये समझ लो कि मेन फ्रेम के बाद आता है, काफी छोटा होता है। ये नॉर्मली आप इसे समझ लो कि जो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर्स लगे हुए होते हैं, ये उनके लिए होते हैं। ठीक है, साइज में थोड़े बड़े होते हैं। जो
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। साइज में थोड़े बड़े होते हैं, और ये क्या कर रहे होते हैं, ये दरमियाने किस्म के होते हैं, ये आपके उससे छोटे हैं मेन फ्रेम से, पर जो हम नॉर्मल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं उनसे थोड़े बड़े होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम भी यही होता है कि भाई मल्टीपल जगहों से हमारे पास डेटा आ रहा होता है, उसको शेयर कर रहे होते हैं हमारे पास। एक होता है लैन, मैन, वैन, और इन सब में क्या फर्क है? सर इनके अंदर इनकी रेंज का फर्क है क्या? लैन, मैन और वैन में क्या फर्क है? सर रेंज का। अच्छा, लैन क्या होता है? लीस्ट एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है? और मेन एरिया नेटवर्क। अच्छा, वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ, इन सब में फर्क क्या होता है? सर तो नाम से तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे रेंज का फर्क नहीं लग रहा है हाँ बिल्कुल ऐसा ही कि है। देखो, ज्यादा। देखो लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया ओ नेटवर्क के सॉरी मतलब है, लोकल। इसको इस तरह समझ लो कि HBL है, ठीक है। HBL की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अब आपके एरिया में एक HBL की ब्रांच है। अब उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होंगे ना आपस में। वो क्या करेगा, वो कहलाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक स्मॉलर नेटवर्क जो कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। मगर क्या आपके पास, लेट सपोज हम कहते हैं भाई, क्या सिर्फ एक ही HBL की ब्रांच होगी? नहीं, कराची में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। क्या वो आपस में इंटरलिंक नहीं होंगी? इसको इस तरह समझ लो कि ATM, ATM क्या होता है? ATM क्या होता है? सर जिससे पैसे निकाल। हाँ, जिससे हम पैसे विड्रॉ कर रहे होते हैं, ATM मशीन लगी हुई होती है। बट पहले ये होता था कि ATM जिस बैंक की जिस ब्रांच का है, आप उसी बैंक की उसी ब्रांच से ही विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी किसी और से नहीं कर सकते, ठीक है। ATM फॉर द फर्स्ट टाइम सिटी बैंक ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो जिस बैंक की जिस ब्रांच का है, उसी बैंक की उसी ब्रांच से विड्रॉ कर सकते, बाकी किसी से नहीं कर सकते। उसके बाद टाइम आगे बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर क्या हो गया, फिर ये हो गया कि आपके उस बैंक की किसी भी ब्रांच से निकाल सकते हैं। बट आज क्या होता है, आपके पास किसी भी बैंक का कोई भी ATM हो, किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से आप निकाल सकते हो। इसका मतलब है कि सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो आपके पास कौन सा था, HBL था, ठीक है। HBL क्या हुआ था, हमारे पास एक ब्रांच थी, वो क्या थी, वो थी हमारे पास लैन। अब अगर मैं कराची में मल्टीपल HBL की ब्रांचेस की बात करूं तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या बन जाएगा, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब अगर क्या करें, हम कहें कि भाई क्या सिर्फ ब्रांचेस कराची में हैं? पूरे पाकिस्तान में है। तो अब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वैन। क्या है, एक ब्रांच लैन, कराची की सारी ब्रांचेस लैन से कनेक्ट हो गई, नेटवर्क बढ़ गया, बन गया मैन। पूरे पाकिस्तान की ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो गई, क्या बन गया ये, वैन। और अगर हम बात करें कि जितने भी हैं सारी के सारी पूरी दुनिया आपस में जो कनेक्टेड है, वो बन गया इंटरनेट। क्लियर है? तो क्या बन गया, इंटरनेट। अब ये जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से कनेक्ट हो रहे हैं। जो लैन है वो अपने एक सर्वर से कनेक्ट हो रहा होगा, मैन उसका सर्वर होगा, वैन उसका सर्वर होगा। तो भाई ये जो सर्वर्स हैं ये हैं मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। इसकी फिर अलग अलग रेंज है, अलग अलग तरह के होते हैं भाई। जितना बड़ा नेटवर्क बढ़ता जाएगा उतना आपको हैवी मिनी कंप्यूटर चाहिए होगा। छोटा है, छोटा नेटवर्क है तो आपका नॉर्मल सिस्टम ही चल जाएगा। पर जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा आपको मिनी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती जाएगी। क्लियर है मेरी बात? हाँ भाई, क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, आपके पास मिनी कंप्यूटर। और मिनी के बाद जो हम यूज करते हैं वो कहलाता है माइक्रो कंप्यूटर।
हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर। इसके अंदर हमारा डेस्कटॉप आ गया, हमारे पास लैपटॉप आ गया, हमारे पास जो नोटबुक होती है वो आ गई, आईपैड आ गया, वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। वापस सुपर कंप्यूटर क्या है? बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, बट इसकी खासियत क्या है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या कर रहा होता है? बहुत हैवी टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। बट इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जो हमारे पास डेटा है उसका प्रोसेस करना, स्टोरेज करना, जहां से डेटा आ रहा है जहां जा रहा है। तो फर्क क्या है? इसके अंदर कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, कॉम्प्लेक्स डेटा है। इसके अंदर डेटा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। क्लियर है? मिनी कंप्यूटर जो है, कंपेरेटिव उसके मुकाबले में काम वही कर रहा होता है जो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर कर रहा होता है, बट ये एक स्मॉलर लेवल पे कर रहा होता है। ठीक है? बट और स्मॉलर भी अच्छा खासा लेवल होता है, जो नॉर्मली ऑफिस के अंदर, बड़े ऑफिस के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा होता है एज अ सर्वर के तौर पे। और फाइनली फिर हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर्स, जो हम आजकल यूज करते हैं। हमारे पास लैपटॉप हो गया, हमारे डेस्कटॉप हो गया, हमारे पास आईफोन आईपैड वगैरह हो गए, ये सारे क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर में आ गए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अब जरा हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम हार्डवेयर के देखें तो हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर आते हैं। मसलन एक होता है हमारे पास सिस्टम यूनिट्स, जो क्या कर रहा होता है? हमारे पास सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है? इसके अंदर हमारे पास क्या है? इसके अंदर हमारे पास प्रोसेसर आ गया, जो बेसिकली तमाम प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है? फिर हमारे पास ये आ गई मेमोरी आ गई, जो प्राइमरी डेटा को स्टोर करके रखेगी। फिर इनपुट डिवाइस आ गई और आउटपुट डिवाइस आ गई। देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास जितना भी डेटा है, वापस समझो, हमारे पास क्या होती है? एक होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होता क्या है? मदरबोर्ड कुछ नहीं होता, उसमें अलग अलग स्लॉट्स बने हुए होते हैं। वो क्या कर रही होती है कि यहाँ पे अलग अलग चीजें इंसर्ट होंगी। मदरबोर्ड का काम ये होता है कि जितने भी डेटा का फ्लो है, इंफॉर्मेशन का फ्लो करवाए बस। उसके अंदर क्या है? वो वायरिंग हुई हुई है जिसको हम बसेस कहते हैं। उन बसेस के जरिए क्या हो रहा है? डेटा का खाली फ्लो करवाएगी। कनेक्ट करने के लिए काम आ रहा होता है हमारे पास मदरबोर्ड। सारा काम कौन कर रहा होता है? माइक्रो प्रोसेसर कर रहा होता है, जो प्रोसेसर चिप लगी हुई होती है वो जो प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है? अब जो भी प्रोसेस करेगा वो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। स्टोर कहाँ होगा? स्टोर होगा उसकी मेमोरी में। ठीक है? जिसको हम कहते हैं रैम, जो हम रैम लगा रहे होते हैं। ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी में ये टेम्पररी स्टोर करेगा, और जैसे ही आपने सिस्टम ऑफ किया, पावर बंद हुई, ये अपनी मेमोरी इरेज कर देगा ताकि दोबारा से वो काम करना शुरू कर दे। ठीक है? इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो गई हैं। अब होता क्या है भाई? ये तो काम आपने काम किया, सिस्टम बंद किया, उड़ गया। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पे ये डेटा परमानेंटली स्टोर हो सके। उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। ठीक है? जैसे आपके पास हार्ड डिस्क आ गई, आपके पास यूएसबी ड्राइव आ गई, आपके पास जो है वो सीडी आ गई। तो ये क्या है हमारे पास? ये है स्टोरेज डिवाइस। तो मेमोरी यानी कि रैम टेम्पररी तौर पे कर रहा होता है जब तक आपने कंप्यूटर ऑफ नहीं किया। जब तक वो स्टोर रखेगा, कंप्यूटर ऑफ कर दिया वो स्टोरेज खत्म हो जाएगी। जो आपके पास स्टोरेज डिवाइस, सेकेंड स्टोरेज डिवाइस, ये क्या कर रही थी? उसको स्टोर करके रख रही होती है। क्लियर है? तो कंप्यूटर किससे बन रहा होता है हमारे पास? सिस्टम यूनिट से, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गया, सीपीयू, मेमोरी आ गई, इनपुट डिवाइस आ गई, आउटपुट डिवाइस आ गई। इसके अलावा क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज आ गया, जहां पे डेटा स्टोर होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेटा कम्युनिकेट होगा। डेटा कम्युनिकेट हम कैसे कर रहे होते हैं? हम नॉर्मली वाईफाई से कर रहे होते हैं, हम नॉर्मली लैन के थ्रू कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन आ गया। तो जिस चीज में ये सारी की सारी खुसूसियात मौजूद होंगी, वो सब क्या कहलाएगा? वो सब हमारे पास कंप्यूटर कहलाएगा, बट कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। डेटा पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अलग अलग तरह का डेटा है हमारे पास। मसलन हमारे पास रॉ डेटा होता है, फिर हमारे पास वर्ड फाइल है, हमारे पास स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, वगैरह वगैरह। तो बस डिफरेंट तरह का ये डेटा होता है। ठीक है? फिर वही कनेक्टिविटी आ गई हमारे पास,
कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, या तो वो नॉर्मली किससे होता है, वो वायरलेस के थ्रू होता है, या फिर किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, लास्ट के सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। कोई कंफ्यूजन? सर जब हमारी क्लास होगी ना नेक्स्ट, हम्म। तब आप जो पावर पॉइंट है ना, वो एक छोटी सी चीज थी, वो अभी तक समझ में नहीं आई, वो हाँ पूछूंगा देखो, मैं, ठीक है? आप नो प्लीज इशू। समझा देगा। नो इशू। देखो जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो देखने में हमें समझ नहीं आ रहे होते। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो डोंट वरी, जब क्लास होगी तब उसमें कर लेंगे। हमारा अभी मकसद सिर्फ ये था कि यार बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है। हाँ, जो चीज़ रह जाएगी वो इंशाल्लाह हम क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई सवाल? नो। क्लियर है सब? यस ठीक। सर। ठीक है भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।